गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. नमस्कार, मी सिद्धेश. गोवन वार्ता लाईव्हच्या सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि पुन्हा एकदा महत्त्वाची चर्चा करणार आहोत अपना सर्व मुर्तजा अली यांच्याबरोबर. नेमकं अपना आता गोव्यामध्ये सुरू झालेला आहे आणि अशा वेळी हे सुरू होण्यामागे एक मोठा प्रवास आहे. हा प्रवास नेमका कसा होता? चांगला होता, वाईट होता, कठीण होता, सोपा होता, यावरती चर्चा करणार आहोत. हा प्रवास नेमका मुर्तजा अली यांनी कसा केला हे देखील जाणून घेणार आहोत. आणि संपूर्ण अपना भाडाची जी गोष्ट आहे ती नेमकी काय आहे, कशी आहे, कुठून याची नेमकी सुरुवात झाली, विचार कुठून आला, या सगळ्यावरती देखील चर्चा करण्याचा प्रयत्न, या संपूर्ण संवादात करण्याचा प्रयत्न यावेळी मुर्तजा अलींबरोबर करणार आहोत. माझा पहिला प्रश्न मुर्तजा अली सरांना, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुर्तजा अली जी. मेरा पहला सवाल कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना भाड़ा जो गोवा में अभी सेटल होता हुआ दिख रहा है, इसके पीछे की कोशिशें क्या थी, क्या प्रॉब्लम्स आए थे, क्या मुश्किलें आई थी और किस तरीके से इसको ओवरकम करके अपना भाड़ा गोवा में भी सेटल हो रहा है, किस तरीके की कोशिश और किस तरीके की एग्जीक्यूशन आपने करी हुई थी, इसके बारे में हमें बताइए. नमस्कार सिद्धेश जी। और देखिए, जो आपका सवाल है बहुत ही एक आपने ऐसा सवाल पूछा है जिसके लिए कुछ लफ्जों के अंदर डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक मुर्तजा अली और एक अपना भाड़ा, और दोनों ने अपनी जगह अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश करी है गोवा में। मुर्तजा अली अभी स्टैंड हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अपना भाड़ा का ब्रांड गोवा के अंदर एक ब्रांड नेम है जो लोगों की जबान पे है। अब देखिए, क्या होता है कि एक बड़ा बिजनेस हाउस एक किसी भी छोटे से छोटे प्रोजेक्ट को, अगर किसी भी एक प्रोजेक्ट को लेके आता है तो उसके पीछे एक ट्रस्ट होता है कि लेके कौन आ रहा है। मेरे सामने दो चैलेंज थे कि मुझे अपने आप को स्टैंड करना और उसके साथ अपने प्रोडक्ट को स्टैंड करना, अपने प्रोजेक्ट को स्टैंड करना। जब मैंने इस R&D को, यानी जो टेक्नोलॉजी थी इसके पीछे, फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जब मैं उसका ट्रायल करा रहा था, उसको प्रूवन कर रहा था, तो उस टेक्नोलॉजी को फ्लोर पे लाने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के साथ बहुत जरूरी चीज थी कि अपने आप को प्रूव करना और टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज होती है सिद्धेश जी की जिसके ऊपर कोई पैसा लगाया जाता है, अगर लास्ट मोमेंट पे आपका 99% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और 1% अगर कहीं फेलियर हो गया तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, जस्ट लाइक स्नैक्स एंड लैडर्स हम खेलते हैं, तो 99 पे आके भी अगर सांप काटेगा तो आप जो है वापस 3 पे पहुंच जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से होता है। और 2015 से हम लोग इस कोशिश में थे, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था तो इसको फ्लोर पे लाने के लिए हमारे साथ कई बड़े वेंचर्स आए, जिसमें से एक ILFS भी था, रिलायंस भी था, उसके अलावा मुंबई की एक फार्मा कंपनी भी हमारे साथ इस वेंचर में आई, जिसका काम पेटेंट्स के राइट्स को लेके और यहाँ पे इंडिया में उस राइट्स को बेचना और उसका प्रोपोगेंडा कंपनीज के साथ में काम करना जिसका काम था। ऐसे लोग हमारे साथ में आए, लेकिन यहाँ पे दो चीजें थी कि एक टेक्नोलॉजी का जो है वो एग्जीक्यूशन, इसकी फिजिबिलिटी, और एक आपके बिजनेस मॉडल की फिजिबिलिटी। जो टेक्नोलॉजी थी वो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को सूट नहीं करती थी, उसके लिए बिजनेस मॉडल भी हमारा ही बनाया हुआ था। तो ऐसे मैंने 2 या 3 फेलियर देखे। वो फेलियर टेक्नोलॉजी के नहीं हुए क्योंकि टेक्नोलॉजी तक तो हम पहुंचे ही नहीं, स्टार्टअप ही नहीं ले पाए। तो फेलियर में मुर्तजा अली के, यानी मुर्तजा अली पे लोगों का विश्वास नहीं बन पाया कि मुर्तजा अली कौन है, ये कैसे करेगा। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन आता था मेरी ब्लाइंडनेस, कि एक ब्लाइंड आदमी आप हम के बीच में से निकला और वो कैसे यहाँ तक पहुंच सकता है, कैसे ऐसा रिसर्च कर सकता है जो अभी तक DRDO सक्सेसफुली नहीं कर पाई, या कोई CDAC या NIC जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिस काम को नहीं कर पाए, वो एक आदमी अपने बलबूते पे कैसे कर सकता है। तो वो क्वेश्चन मार्क सबके माइंड में हमेशा रहा। और बड़ा इन्वेस्टमेंट आते आते कई बार जो है वो लोगों को एक होता है ना कि एक पायलट आप करके दिखाएं, एक फिजिबिलिटी। तो मेरे साथ भी एक कमी रही क्योंकि मुझे भी स्टैंडिंग लेनी थी और मैंने लोगों पे बहुत ट्रस्ट किया। जो लोग मेरे साथ आने वाले थे उसमें कई पॉलिटिशियंस भी रहे, कोई बिजनेस हाउसेस भी रहे, लेकिन उनके ऊपर वर्ड्स में काम किया, क्योंकि हर पॉलिटिशियन या बड़े बिजनेस हाउस का एक ख्वाब होता था
कि हमें फेलियर नहीं देखना, इसलिए हम अभी आपको नाम नहीं देंगे, हम इन्वेस्टमेंट देंगे, जब प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा तब हम अपना नाम अपने आपके साथ में जोड़ेंगे। तो उस सेंस के अंदर क्या हुआ कि हमें दोनों तरफ से फेलियर देखना पड़ा कि लोग सब्र नहीं कर पाए। जैसे कि मैंने ट्रैकलोरी ऑनलाइन एक जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट था, उसको हमने इस प्रोजेक्ट के साथ में स्टार्टअप करने की कोशिश करी, अपना भाड़ा को भी हमने स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन लोगों को सब्र नहीं रहा। तो जो लोग हमारे साथ आज जिस तरह से जुड़े हैं पूरे मतलब गोवा में जिस तरह से हमारी टीम काम कर रही है जिस कॉन्फिडेंस के साथ, वो 2015, 16 और 18 में नहीं कर पाई। पर उस फेलियर से मुझे बहुत स्टैंडिंग मिली, क्योंकि मेरे साथ मैंने उस फेलियर के अंदर बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज तो ये मैंने सीखी कि कभी भी, एक तो मैं ब्लाइंड, और ऊपर से मैं ब्लाइंड फेथ कर रहा हूँ कि मेरे सामने कोई पर्सन बैठा है, मुझे मेरे को पेपर्स पे सिग्नेचर करने पड़ रहे हैं, तो वो ब्लाइंडली सिग्नेचर हो रहे हैं, तो उसका मिसयूज कहीं हो रहा है, या कोई मेरे चेक्स मेरे मिसयूज हुए। तो उस तरह से कई लोगों ने इस तरह के रूमर्स भी कराए कि ये आदमी फ्रॉड है। पर अगर कोई बंदा फ्रॉड होता है तो एक ही प्रोजेक्ट को लेके खड़ा नहीं होता, मैं खड़ा हुआ था। लेकिन उन गलतियों से मैंने सीखा, और 2019-20 के अंदर साइलेंटली बैठ के अपनी गलतियों को ऑब्जर्व किया, कहाँ हमसे मिस्टेक थी, और अगेन अपने आप को रीजनरेट करके 2020 में मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम चालू करा, गोवा को टारगेट किया। लेकिन सबसे पहले मैंने अपने फेलियर से जिस चीज को समझा कि मैंने मेरी टीम स्ट्रांग करी, और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ में, यानी जो मेरा सबसे बड़ा फेलियर होता था कि लोग मेरे मेरे सिग्नेचर का या मेरे पेपर्स का मिसयूज करते थे, मेरे चेक्स का मिसयूज करते थे। तो सबसे पहले मैंने अपनी लीगल टीम को स्ट्रांग करा कि मैं अब बिना मेरी लीगल टीम के मैं कोई डॉक्यूमेंट्स आगे प्रोसेस नहीं कराता हूँ। ये कौन से उसके साल की बाद जब, बात होगी मुर्तजा जी? जी, ये कौन से साल की बात होगी? ये 2015 से लेके 18 19 तक ऐसा चला। ओके, जी जी। तो इसके अंदर क्या हुआ कि सिद्धेश जी, अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखे तो फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैंने भी मेरी गलतियों से सीखा कि मुझे मेरे साथ चूक कहाँ हो रही है। अब ये गलती पे मेरा बस नहीं था, क्योंकि मैं देख तो सकता नहीं हूँ, तो मुझे मेरी टीम को स्ट्रॉन्ग करना था। लेकिन टचवुड, आज जो मेरी टीम है, जो लोग मेरे दाएं बाएं हैं, मेरे साथ जो मेरी टीम है, जो मेरी फैमिली है, और मेरा जो सर्किल है, वो इतना स्ट्रांग है, उन्होंने भी मेरे फेलियर देखे हैं। हम्म, और उसके बाद जो आज मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरी प्रमोटर कंपनी है, वो मेरी सिर्फ स्टैंडिंग देख के आई है कि एक आदमी पिछले 10 साल से एक रिसर्च के ऊपर लगे, और अपना सब कुछ करने के बाद भी अगर वो अपनी पैशन नहीं छोड़ रहा है, अपना पैशन नहीं छोड़ रहा है, डिवोशन और डेडिकेशन नहीं छोड़ा उस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो यानी इसके ऊपर कुछ था। हम्म, दूसरी चीज, जब हमने इस इन्वेस्टमेंट के साथ में जब बात करी थी, तो हमने दो चीज रखी थी कि हम बात करेंगे बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान रेवेन्यू देखा जाता है। अगर कोई कच्चा इन्वेस्टर था तो वो ये देख रहा था कि डे वन से मुझे पैसा कैसे वापस मिले, जैसा लोग सोचते हैं। पर मेरी तरफ से भी कुछ कमी रही कि लोगों ने, मैंने जब बिजनेस प्लान सामने रखा तो मैंने पॉसिबिलिटी दिखाई कि ये बिजनेस प्लान सक्सेस होगा, तो लोग नेगेटिविटी की तरफ देखना ही भूल गए कि किसी बिजनेस के अंदर नेगेटिविटी भी होती है। जैसे आप फसल बोते हैं, तो आप बीज बोते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि मैंने आम बोया है तो मेरे को आम मिलेगा, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि कुदरत का कहर आता है, और साइक्लोन आता है तो आम के पेड़ उखड़ जाते हैं। तो जी। परसों की मेहनत 1 मिनट के अंदर एक तूफान बर्बाद कर देता है। तो मेरा तो अभी एक पौधा था, अभी जिससे जमीन में से बाहर निकलना था, तो मेरा तो बीज ही खराब हो गया 3 बार। लेकिन मेरा बीज खराब हुआ, लेकिन मिट्टी खराब नहीं हुई, मैंने नया बीज बोया, और आज ये फसल निकल गई है, और हम्म। अब ये खड़ी होगी। जी तो मैंने पहले वो से ही चीज देखी। जी पहले से ही सोचा हुआ था कि ऐसी कोई टैक्सी सर्विस शुरू करनी है या फिर ट्रैवल रिलेटेड शुरू करना है, ये किस वजह से आपके जहन में आया? देखिए, ये तो मेरा प्लान, ये तो मैं 2009-10 से मैं ये प्लान कर चुका था कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी लानी। देखिए, कोई भी बिजनेस पर्दे का होता है, और मेरा पेरेंटल बिजनेस जब ऑटोमोबाइल का था, और जब मैंने आईटी के अंदर एंटर करा, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन था। 2010 में जयपुर में एक पेट्रोल पंप में आग लगी थी, और मैं उसका आई विटनेस था कि किस तरीके से एक बाइकर ने पेट्रोल भरवाते वक्त अपनी पॉकेट में से मोबाइल निकाला,
और मोबाइल कनेक्ट करते हुए वहां से स्पार्किंग हुआ और उसके पेट्रोल टैंक में आग लगी और उस पेट्रोल पंप में जब ब्लास्ट हुआ, आई वॉज आई विटनेस ऑफ दैट इवेंट, क्योंकि उस बाइकर के जस्ट पीछे मेरी कार थी और हम लोग बैक हुए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि अगर ये फ्यूल से स्पार्किंग और मोबाइल की स्पार्किंग अगर एक जैसी अगर कनेक्टिविटी है तो कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी है, तो मैंने उसके ऊपर काम करना चालू किया था। लेकिन साथ में मोटो ये था, क्योंकि ब्लड में तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बसी हुई थी, अपने पेरेंट्स के साथ में फादर का पेट्रोल पंप था, लुब्रिकेंट्स का बिजनेस था, मैंने भी साथ में संभाला, तो कहीं ना कहीं लगता था कि ये बिजनेस पूरा गैप का है। मैंने जब रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ जब काम किया सिद्धेश जी, तो यू विल बी शॉक्ड के 2013-14 तक जब मैं रिलायंस कम्युनिकेशन के पोर्टल के साथ में काम कर रहा था और ट्रांसपोर्टर्स मेरे कस्टमर थे, तो उस वक्त तक ट्रांसपोर्टर कभी भी कॉन्फ्रेंस कॉल का इस्तेमाल नहीं करते थे और आज भी नहीं करते। अगर आप उनके ऑफिस में जाएंगे, बटन वाले फोन होते हैं और अगर वो पार्टी से कोई रेट ले रहे होते हैं तो एक फोन इस कान पे लगा होता है और दूसरा फोन इस कान पे लगा होता है, यानी इस कान से सुना उन्होंने लेकिन इस कान से निकला नहीं, उन्होंने बोला कुछ और। तो वो ऑन द स्पॉट डिसीजन करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो उस तरीके से इस्तेमाल इतना खूबसूरती से कर रहे थे कि उन्होंने गैप का बिजनेस रखा। और इसके अंदर जब मैंने इसको डीप स्टडी किया, मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ एसोसिएट हुआ, जब मैंने इसका स्टडी किया तो इस बिजनेस के अंदर, मैं लॉजिस्टिक की बात अगर आपसे करूं तो लॉजिस्टिक के अंदर आज 93 लाख ट्रक्स रोड पे हैं। उसमें से करीब 36,67,000 ट्रक्स, जो मेरे पास 2016-17 का डेटा है, अभी 2 साल से तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ टैक्सी बिजनेस पे, लेकिन 16-17 तक 36,67,000 ट्रक्स थे जो नेशनल परमिट थे, रोड पे मूव करते थे। उनमें से 85% ट्रक्स ऐसे थे जिनके मालिकों के पास एक या दो ट्रक, बाकी 15% मालिक ऐसे थे जिनके पास 10 या उससे ज्यादा गाड़ियां थी। लेकिन आप शॉक रहेंगे ये सुन के कि 85 से 90% बिजनेस उन लोगों के हाथ में था जिनके पास 15% व्यापारी थे जिनके पास वो गाड़ियां थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की कमी थी। आज भी आप देखेंगे कुछ लोग हैं, आज बड़े यहाँ पे बड़े प्लेयर्स वीआरएल जैसे हैं जिनके पास 6-6 हजार ट्रक्स हैं, कार्गो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सीसीआई है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, 10-10 हजार ट्रक्स हैं इस ग्रुप के अंदर और वो सबको बिजनेस मिलता है। लेकिन एक सिंगल ओनर जिसके पास 2 ट्रक हैं, वो पूरे महीने में 2 ट्रिप नहीं लगा पाता बेचारा। तो मुझे लगा था कि इसमें कहीं ना कहीं गैप है और उस गैप को खत्म करना चाहिए। उसके लिए इस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए टेक्नोलॉजी तो मेरी सपोर्टिव थी। जब मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से मैं जब जुड़ा और उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, तो उस बॉडी के अंदर तो आपके टेम्पो, टैक्सी, ऑटो, आपका टूरिस्ट टैक्सी, बसेस, सारी एसोसिएशंस की वो मदर बॉडी है। तो ये समझ में आया कि उसके साथ साथ उसमें एक बड़ा बिजनेस है, वो लोग तो सर्वाइवल कर ही रहे हैं, लेकिन एग्रीगेटर आने के बाद और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा था जिसपे भी काम करना बाकी था। तो सिमिलरिटी में हमने इसके ऊपर काम किया। दूसरी चीज, जब ओला या उबर इंडिया में एंटर करे थे और मैं मेरी टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहा था, तब साथ के साथ मैं इसको वॉच कर रहा था और उसके अंदर जो कमियां मुझे दिख रही थी कि जो उसका फेलियर था, वो मेरे प्रोजेक्ट में मुझे पता लग रहा था कि इसका जवाब तो हमारे पास है। जैसे 2012 के अंदर निर्भया वाला केस हुआ, उसके बाद कई और केस हुए, दामिनी का केस हुआ, उसके बाद आप देखें कि जिस तरह से अभी बाद में ये प्रोसेस चालू हो गया था कि दिल्ली और एनसीआर में टैक्सी कैब को बुक करके लेके जाते थे और वो गाड़ियां चोरी हो जाती थी, ड्राइवर से छीन के भाग जाते थे, जस्ट बिकॉज कि जीपीएस की कनेक्टिविटी का इशू था। अब मुझे पता है कि मेरी टेक्नोलॉजी से ये सारी चीजें कवर अप हो सकती थी, लेकिन सिर्फ एक नाम की कमी थी। 2015-16 में भी हम रिलायंस के साथ आने वाले थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं बॉन्डिंग के अंदर कमी रह गई जो आज पूरी हो गई। अब ये देखिए आपके 2019 में जब पुलवामा हुआ था, उस वक्त भी तो इस टेक्नोलॉजी की फिजिबिलिटी हमें पता थी। फर्क इतना था कि मुर्तजा अली अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया था, अपनी फिजिबिलिटी प्रूफ नहीं कर पाया था, इसलिए देर हुई थी। तो आज वो फिजिबिलिटी एक बड़े ब्रांड के साथ में और धीमे धीमे सस्टेनिटी अपने आप को सस्टेन करते हुए आज अपना बड़ा को इस लेवल पे ले आए कि आज
कम से कम जो लोग उस टाइम पे मेरा फेलियर देखे थे, जो लोग कहते थे कि जैसे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में भी कई लोगों ने बाद में मजाक बनाया कि कुछ नहीं है, एक ब्लाइंड आदमी सीधा तो चल नहीं सकता, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ नहीं सकता, ये टेक्नोलॉजी कैसे बनाएगा, बड़ी बड़ी बातें हैं, कुछ नहीं है। तो ये सब बातें जो थी ना वो दिल को लगती थी सिद्धेश जी। और आज कम से कम सुकून है। मैं ये नहीं करता, मैं घमंड नहीं करता, लेकिन हाँ इतना सुकून है कि कम से कम मैं एक स्टेप आगे बढ़ा। अभी मैं सक्सेस नहीं हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं सक्सेस हो गया, पर उस फेलियर से एक स्टेप आगे बढ़ा कि कम से कम मुझे एक रास्ता है, मेरे पास गोवा है दिखाने के लिए। आज मैं सारी दुनिया को ये कहता हूँ कि आप मुझे मत देखो, आप गोवा को देखो, आपको गोवा दिखेगा, सक्सेस होता हुआ दिखेगा। हम्म। गोवा को ही क्यों चुना गया? इसके बारे में क्या वजह थी? मुंबई, पुणे या फिर बड़े शहरों के बारे में क्यों नहीं कुछ सोचा गया? क्योंकि वहां पे भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज थे, लेकिन गोवा के बारे में क्यों ख्याल आया आपके मन में? इसका देखिए, इसके दो रीजन। एक रीजन मेरी तरफ से है, दूसरा रीजन मेरे इन्वेस्टर की तरफ से। जो भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है वो अपने इन्वेस्टमेंट का सेफर जोन सबसे पहले देखता है कि उसका रिस्क कितना मिनिमाइज हो सकता है। तो मेरे इन्वेस्टर को गोवा में रिस्क सबसे कम दिखा, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है बिजनेस की, और उसको सर्टेनिटी करने के लिए हमारे पास कंपटीशन ज्यादा फेस नहीं होगा। दूसरी एक चीज, रेवेन्यू मॉडल, यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन है, काम किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ गोवा में स्टैंड लेने के लिए एक बड़ी चीज ये है कि हमें गोवा में बाहर से काम लाने की जरूरत नहीं है। टूरिस्ट हम लोग लेके आएंगे, मार्केटिंग बाहर करेंगे, लेकिन गोवा के लोगों को काम की नीड है। और जेन्युइनली यहाँ के जो टैक्सी यूनियन के लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जरूर यहाँ के लोगों को, टैक्सी ड्राइवर्स को या यहाँ की पब्लिक को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करने दिया। बट जेन्युइनली आज जब हम काम कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है यहाँ के लोगों की नीड कितनी है। मुझे बहुत फक्र है सिद्धेश जी इस बात को कहते हुए कि जो सेवा, जो एक सर्विस देने की जो फीलिंग मुझे गोवंस के साथ में मिली, वो मुझे पैन इंडिया में कहीं नहीं मिली। आज मैं इस बात को आपके चैनल पे बिल्कुल मतलब तहे दिल से मैं उठाना चाह रहा हूँ कि जो हमने एक फ्री सर्विस करी थी कि कोविड पेशेंट्स को हम लोग फ्री सर्विस देंगे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, लाने के लिए, उनके वैक्सीन, उनके सीटी स्कैन करवाना हो या उसका डायलिसिस करवाना हो। मैं आपको ये बताऊं कि जिन पेरेंट्स को, जिन सीनियर सिटीजन्स को उनकी अपनी औलादे हाथ लगाने को तैयार नहीं होती जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड डाउट कि हमको ना हो जाए, वहां पे हमारे अपने ड्राइवर्स उनको हेल्प करते हैं, उनको गाड़ी में बैठाते हैं, अकेले उनको लेके जाते हैं, उनको छोड़ते हैं, उनको वापस लेके आते हैं। तो इसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि उनके पास सेवा काम करना है, मेरा प्रोजेक्ट खड़ा होता देखना चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये है, इसके लिए उनको पैसा मिल रहा है, जो पैसा अभी गोवा के अंदर टूरिस्ट नहीं आने से और लॉकडाउन होने से उनके लिए ब्रेड बटर का इश्यू हो गया। और अपना भाड़ा अगर उनको डेली बेसिस पे पैसा दे रहा है तो वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं उस चीज को, मैं भी उन लोगों को सैल्यूट करके चल रहा हूँ, और मैं भी ये पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ एसोसिएट हैं, जो ड्राइवर मेरे साथ चल रहे हैं, उनके लिए मैं आधी रात को भी खड़ा हूँ। उनको कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग खड़े हैं। मेरे ड्राइवर्स को कई बार फेक कॉल्स भी फेस करने पड़ते हैं, वो लोग जाते हैं लोकेशन पे, जाते हैं और वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्लाइंट होता ही नहीं है, पैसेंजर होता ही नहीं है, वो डमी कॉल निकल जाते हैं। देन ऑल्सो हम हमारे ड्राइवर पे ट्रस्ट करते हैं, हम उसकी बात को समझते हैं, देखते हैं कि जेन्युइन केस है, यहाँ पे फेक ड्राइवर के साथ हुआ है, देन ऑल्सो वी आर पेइंग टू देम। तो मेरे लिए इस टाइम पे मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे आप लोगों के साथ में गोवा में काम करने का मौका मिल रहा है। मेरे ऊपर जो ब्लेम लगे, जो फेलियर के ब्लेम लगे, कई तरह से मेरे पे ऐसे ऐसे ब्लेम भी लगे कि कैश रिस्ट कंपनी है, पैसा आया, यस मेरे पास टेक्नोलॉजी से पैसा आया है, रॉयल्टी से पैसा आया है, पर उसको मुझे सही जगह यूटिलाइज तो करना है। आप, मैं एक चीज कहता हूं कि आपको अपने फेलियर से सीखना चाहिए, जो मैंने सीखा है। क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ सिद्धेश जी, कि अगर इंसान का एक बार पेट खराब हो जाए, आपको लूज मोशन हो जाए, तो आप खाना खाना तो नहीं छोड़ेंगे, आप सिर्फ ये इलाज करेंगे कि मेरा पेट क्यों खराब हुआ था। वो बेवकूफ होते हैं,
वो नासमझ होते हैं या वो चीटर होते हैं जो मैदान छोड़ के जाते हैं। मैंने अपना फेलियर को समझ के कि कहाँ मेरे अंदर कमजोरी थी, क्योंकि डिसेबिलिटी तो मेरी नहीं जा सकती सिद्धेश जी। ये तो है नहीं कि मैं पहले आंख बंद करके काम कर रहा था, आंख तो मेरी आज भी बंद है, लेकिन मैंने लोगों को पहचाना कि मैं किन के साथ में काम करूं, किन के ऊपर मैं ट्रस्ट करूं। मैंने वो सही पहचान करी, आज वो लोग मेरे साथ में खड़े हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम कि मेरी टीम मुझे अब लेट डाउन नहीं होने दे रही। जी, जी, बिल्कुल। आप फिलहाल दिल्ली में हैं, अभी गोवा में आपका काम शुरू हो रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि आप जयपुर में भी थे। कहाँ-कहाँ पे भारत भर में आपने काम किया और कहाँ-कहाँ पे आपको क्या-क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ, क्या-क्या अनुभव आया? देखिए 2008 से लेके 2010 से लेके 14 तक मैं जयपुर में रहा हूँ। मेरी रिसर्च इस टेक्नोलॉजी की 2008 में शुरू हुई थी जयपुर से, लेकिन मैं फुल टाइम उस टाइम जयपुर में नहीं था। जयपुर और कोटा मूव करता था, कोटा मेरा कॉटन बॉन्ड सिटी था। 2015 में मैं इंदौर इंदौर गया था और इंदौर से मैं बॉम्बे आ गया था। तो फ्रॉम 15 टू 20 मैं 20 अगस्त तक मैं बॉम्बे था मतलब। और उसके बाद से मैं दिल्ली में हूँ। मैंने कई तरह के फेस देखे, कई तरह के, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको आपके घर में आपको अहमियत नहीं मिलती। अल्लामा इकबाल का एक शेर है सिद्धेश जी कि सर पे वो चढ़ा जो चमन से निकल गया और शोहरत उसे मिली जो वतन से निकल गया। ये ऐसे मेरे जैसे आपने कई एग्जांपल देखे होंगे। मेरे साथ तो मेरी ब्लाइंडनेस, मेरा जो है वो एक कमी है, वो मेरे पीछे है। तो आज भी लोग मुझे चैलेंज करते हैं, मुझे धमकाते हैं, डराते हैं, कई सारी बातें होती है मेरे साथ में। तो लेकिन आपने कई ऐसे फेलियर देखे होंगे, ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपके अपने गांव के होते हैं। जब वो कुछ नया कर रहा होता है तो हम उसको अहमियत नहीं देते, लेकिन जब वो इंडिया से निकल जाता है, आपके गांव से निकल के शहर में आ जाएगा, बॉम्बे पहुंच जाएगा, या बॉम्बे से वो यूएस पहुंच जाएगा, जब वो यूएस से वापस आएगा तो उसके ऊपर जब एक एनआरआई का ठप्पा लगता है तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है। पर उसने बाहर निकल के सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसका, लेकिन दिमाग तो उसका वही था, सोच तो उसकी वही थी, परवरिश तो उसकी वही थी। मैं भी पॉट एंड बॉर्न कोटा का हूँ, और आज भी अगर मैं कुछ करना चाहूंगा तो मैं कोटा के लिए करना चाहूंगा। गोवा तो मेरे लिए कर्म भूमि है, लेकिन मेरी जन्मभूमि तो कोटा है। तो कर्म भूमि में मैं सक्सेस होऊंगा तो जन्मभूमि को नहीं भूल जाऊंगा, और जन्मभूमि में जाके कुछ करूंगा तो कर्म भूमि के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। कल तक जब बात होती थी तो मेरी लाइफ में ये था कि मैं कोटा से बॉर्न हूँ। कल ये होगा कि सक्सेस कहाँ हुई है, सक्सेस मिली है गोवा में। कल बॉम्बे वालों को या जयपुर वालों को या कोटा वालों को ये सोचना तो पड़ेगा कि ये फेलियर का ये हमारे हमारे बीच में था। अगर हमने इसको साथ दिया होता, अगर मुझे उस वक्त कोटा में अपॉर्चुनिटी मिली तो शायद मैं, अगर मुझे सपोर्ट मिला होता तो शायद मैं बॉम्बे नहीं जाता। आज वक्त लगा, लोगों को पहचानने में वक्त लगा, और पहचानने में वक्त सिद्धेश जी इसलिए लगा कि आप अगर किसी से बात करते हैं तो आप दो चीजें देखते हैं, एक तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं और एक उसकी वॉइस सुनते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई आदमी आपके साथ ईमानदार है और वो सच बोल रहा है तो उसकी आवाज और उसकी बॉडी लैंग्वेज एक जैसा रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन मैं किसी की बॉडी लैंग्वेज देख नहीं सकता, मैं सिर्फ उसकी आवाज सुन रहा हूँ। मेरे लिए आपका फेस देखना इम्पॉसिबल है, तो मैं सिर्फ आपकी वॉइस सुन रहा हूँ। तो वॉइस सुन के जजमेंट लेने में मुझे वक्त लगा। ये मेरा, आप इसको फेलियर कहें या मेरी डिसेबिलिटी कहें, कि मेरे साथ कई कई लेयर पे, कई वक्त पे, कई जगह फेलियर हुआ, आज भी हो रहा है। और आज मैं थैंकफुल हूँ गोवा वालों का, जिन्होंने इस चीज को कभी, मेरी डिसेबिलिटी को कभी आड़े नहीं आने दिया। किसी ने मेरे से ये सवाल नहीं करा कि ब्लाइंड आदमी कैसे काम करेगा, क्योंकि ब्लाइंड आदमी ने सबसे बड़ी बात ये करी कि मैं गोवा में कभी आया ही नहीं, मैं गोवा में फिजिकली नहीं बैठा हूं। तो मैं वर्चुअल हूं, तो वर्चुअली मेरा ब्लाइंड होना या नहीं होना फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी टीम काम कर रही है, वर्चुअल टीम पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने उस चीज को ओवरकम किया ना, अपने फेलियर को। पहले जहां मैं जाता था, किसी से फिजिकली में मिलता था, तो एक पर्सन मेरे को हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। जब मेरी पहली बार गडकरी साहब से मुलाकात हुई थी, गडकरी साहब ने आंखों में आंख लिया था कि मैं देख नहीं सकता हूँ, उनको मेरी हिस्ट्री पता थी। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठ के मुझे हाथ हाथ पकड़ के अपनी जगह पे बैठाया, जिसके फोटोग्राफ्स आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। तो उन्होंने उस चीज को एहसास किया
पर एक बार तो कहीं उनके मन में भी आया था कि ब्लाइंड आदमी कैसे काम करेगा। उन्होंने मुझे अपनी फिजिबिलिटी के लिए उन्होंने प्रूफ करने के लिए कहा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने प्रेजेंटेशन रखी, वो सेटिस्फाई हुए। आज कम से कम वो ये तो नहीं कह सकते, आज मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिली। और अपॉर्चुनिटी मिली कब? अगर यही अपॉर्चुनिटी अगर मैं अपने घर में होता कोटा के अंदर, या मैं नागपुर का बॉटम बॉर्न होता, तो शायद गडकरी साहब को मुझे चांस देने में ज्यादा तकलीफ होती। या आज मैं गोवा का बॉटम बॉर्न होता, तो शायद मैं जब इस प्रोजेक्ट को बनाता तो गोवा से मेरे को आज जितने लोग मुझे आज सपोर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज तो रहती, कह रहे इसको दिखता नहीं है, ये कैसे करेगा, इसको तो चला नहीं जाता। लेकिन जी आज कम से कम जो क्यूरियोसिटी मेरे लिए है, वो मुझे अपॉर्चुनिटी गोवा के अंदर बहुत अच्छी मिली, क्योंकि मेरे प्रेजेंट नहीं रहने से मुझे सपोर्ट मिला। हाँ, इसका इसका खामियाजा मुझे कई जगह भुगतना भी पड़ता है सिद्धेश जी, क्योंकि जो काम एक आदमी में अकेला कर सकता था, मैं खुद रिस्पॉन्ड कर सकता था, उसके लिए मुझे 4 लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। 4 अलग अलग लेयर होती है, 4 अलग अलग रिस्पॉन्स सिस्टम होते हैं, उससे कई जगह डिले भी होता है और कई जगह काम बिगड़ता भी है। जी पर टचवुड मेरी टीम का सपोर्ट जो है वो आज मिला है, मेरी फैमिली का सपोर्ट मिला है, जो अब जाके मिला और मैं खड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गोवन वार्ता लाइव से बात की और अपनी पूरी ये सब कहानी जो है वो रखी, किस तरीके से कोटा से लेके अब तक गोवा तक का जो आपका जो जो भी जर्नी हुई है, जो जिस तरीके से आपने ट्रैवल किया है, ये सब ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ आपको कि अपना भाड़ा को आने वाले समय में बहुत सारा सक्सेस मिले, और आपको भी कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार मिले। तर हे होते मुर्तजा अली ज्यांनी आपल्याला सांगितलं की कशा पद्धतीनं अपना भाडा जे आहे त्याची सुरुवात नेमकी कुठून झाली 10 वर्षांपूर्वीपासून ते अगदी आतापर्यंत हा सगळा प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट करण्यापर्यंतचा त्यांचा जो प्लॅन आहे तो नेमका कसा होता याच्यावरती ते आपल्याला बोलताना दिसले। या सगळ्या प्रवासामध्ये प्रतिकूल परिस्थितीवरती मात करत कशा पद्धतीने त्यांनी सकारात्मकतेने अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली, या सगळ्यावरती त्यांनी सविस्तरपणे आपल्याला अपना भाड्याची ही गोष्ट सांगितली। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा अली साहब। तर या चर्चेमध्ये मी सिद्धेश इथेच थांबतोय, पण तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह। अशाच काही प्रेरणादायी गोष्टी घेऊन आम्ही पुन्हा एकदा तुमच्या समोर येत राहू, त्यामुळे कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह। नाता गोव्याचं, देणं मराठीचं।